ओके, तो एनर्जी की हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि एनर्जी का जो डिमांड है पूरी दुनिया में है। हर मुल्क को एनर्जी का डिमांड है। एनर्जी जो है उसे हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। जैसे घर में पंखे चलाते हैं, खाना पकाते हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आप गाड़ी चलाते हैं, इंजन को आप डीज़ल पेट्रोल प्रोवाइड करोगे तो उससे गाड़ी चलेगी। इसी तरह फैक्ट्री आपको चलानी है तो वहाँ पर भी आपको करंट की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह पूरी वर्ल्ड में जो सर्वाइवल है वो एनर्जी के ऊपर है। बल्कि जिस मुल्क के पास ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज है उतना ही वो मुल्क ज़्यादा खुशहाल नज़र आता है। तो एनर्जी में हमने दो तरह के एनर्जी सोर्सेज पढ़े थे। एक वो एनर्जी जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी था, और एक वो एनर्जी है जो ख़त्म हो सकते हैं, एग्जॉस्टेबल। जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, डीज़ल है, नेचुरल गैस है, ये कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएंगे हमारे दुनिया से। सो हमें फिर किसी और तरह की एनर्जी की तरफ कोशिश करना होगा कि वो हमारे पास आ जाए। आज आपको कुछ डिफरेंट सोर्सेज बताएंगे एनर्जी के। मुख्तलिफ़ ममालिक, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ एनर्जी को इस्तेमाल में लाते हैं। सबसे पहला है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल का मतलब ये है जो ज़िंदा जानदार प्लांट्स और एनिमल्स आज से कई हज़ार साल पहले वो मर गए और फिर वो ज़मीन के नीचे दब गए। जब वो ज़मीन के नीचे दब गए तो उनके अंदर चेंजेस आती गई, बहुत सारा टाइम गुज़रा और एक काफ़ी अरसे के बाद उनका जिस्म, प्लांट एनिमल्स का जिस्म कन्वर्ट हुआ एक फ्यूल की शक्ल में। वो बाज़ केसेस में कोयले की शक्ल इख्तियार की उसने, तो बाज़ केसेस में उससे गैस बना, तो बाज़ केसेस में उसे डीज़ल, पेट्रोलियम वगैरह बना। ऐसे फ्यूल को हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं क्योंकि ये ज़िंदा चीज़ों से हमें मिला हुआ है जो कई साल पहले मर चुके थे। 95% जो हमारी डेली लाइफ रिक्वायरमेंट है आजकल वो हम फॉसिल फ्यूल से मिल रहे हैं। तो सारी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, जितने कारखाने हैं सब के सब यही इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल, पेट्रोल। दूसरा जो है वो क्या है, वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये दूसरा सोर्स है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब वाटर। देखिए मैंने आपके लिए एक नक्शा बनाया हुआ है। ये एक ज़मीन का लेवल है और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर वाला पहाड़ी इलाका है। बारिश हो जाती है, लेट सपोज, तो जब बारिश हो जाती है, बारिश चूँकि ऊपर से बरसती है तो यहाँ पर बारिश का पानी आ जाएगा। ये जो बारिश का पानी है ये कहीं और से नहीं आया है, बल्कि ये आपके समुद्री जो पानी है, समुद्री पानी को सूरज की रोशनी की मदद से ऊपर उठाया जाता है। अब हैरान हो यार, हमने कभी समुद्री पानी को ऊपर जाते हुए कभी देखा ही नहीं, किसी नहीं देखा है। बट कहते हैं कि ये जो समुद्री पानी है इस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो एवापोरेट हो जाते हैं। एवापोरेटेड पानी नज़र नहीं आते, गैसेस की शक्ल में होते, वो ऊपर जाते हैं और उनसे बादल बन जाते हैं। सो बहरहाल हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ ज़मीन के लेवल से ऊपर जा रहे हैं। और हमने फिज़िक्स में ये पढ़ा था कि जब कोई चीज़ ज़मीन के लेवल से ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कोई भी चीज़ आप उठा लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्राउंड, ये पेन है ग्राउंड लेवल पर है, और जब आप इसको ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा देते हैं तो इसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल इसी तरह ये जो पानी आप देख रहे हैं ये आपकी ज़मीन से, हाँ, ज़मीन से ऊपर हाइट पर है, लिहाजा इस पानी के अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इस पानी के अंदर है। अगर हम चाहें तो इस पोटेंशियल एनर्जी को करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है एनर्जी प्रिंसिपल, कि आप एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फिज़िक्स का टॉपिक है और फिज़िक्स के स्टूडेंट्स को ये पता होगा। तो हम क्या करते हैं, हम नीचे एक टरबाइन बनाते हैं। टरबाइन जिसको मैंने पूरा लिखा तो नहीं है, लेकिन उस टरबाइन के अंदर एक पंखा होता है। ये जो पंखा है इसके ऊपर हम पानी को गिरा देते हैं, तो जब ये पानी इस पंखे के ऊपर गिरेंगे तो ये पंखा क्या करना शुरू करेगा,
ये मूव करना शुरू करेगा। जैसे ये रोटेट करेगा तो इसके अंदर एक और एनर्जी आ जाएगी जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। पंखा जब मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसको आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम फर्दर कन्वर्ट करेंगे करंट के अंदर। जैसे कि यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और उनसे फिर करंट बनेगा। करंट कैसे बनेगा? करंट बनने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है? हमारे पास उस टरबाइन के अंदर मैग्नेट मौजूद है और उस मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ये वैसे फिजिक्स का टॉपिक है, मैं यहाँ नहीं आना चाहता, बट फिर भी आपकी दिलचस्पी के लिए मैं यहाँ आ जाऊँगा यहाँ पर। इसके अंदर हमने एक तार रखा हुआ है जिसको कॉइल बोलते हैं। दिस इज़ अ वायर, दिस इज़ अ वायर। और ये वायर जो है, जब आप किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, हाथ से घुमाएंगे, तो इसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो हाथ से इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आप थक जाएंगे। इसको हाथ से घुमाना नहीं है। इस कॉइल को आप इस पंखे के साथ कनेक्ट करें। जब ये पानी पंखे पे गिरेगा, पंखा घूम जाएगा, पंखे के घूमने से कॉइल भी घूम जाएगा और कॉइल के घूमने से करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये बात आप याद रखिएगा, बेसिक प्रिंसिपल कॉइल को घुमाना है, बाकी आपको उससे खुद ब खुद मिलेगा करंट। करंट हमारे पास कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। पहले आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, उसको आपने कन्वर्ट किया काइनेटिक एनर्जी में और आखिरकार काइनेटिक एनर्जी से आपने करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार की। तो इससे हम लोग, अच्छा, ये जो एनर्जी है ये खासकर उन इलाकों में है जहाँ पर डैम्स बने होते हैं, बड़े बड़े डैम्स होते हैं जिसको बारिश के पानी भर देते हैं। अगर बारिश नहीं हुआ तो ये डैम्स खाली हो जाएंगे, एनर्जी भी नहीं होगी। तो ये जो इलाके हैं ये बारिश के पानी पे डिपेंड करेगा। टाइडल पावर, टाइड्स, यहाँ पर हम चांद की तरफ इशारा करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक यहाँ से लेकर ये पानी है, पानी से भरा हुआ है और मून, चांद जो है वो क्या करते हैं, वो वाटर को खींच देते हैं अपनी ग्रेविटी से। चांद जैसे ज़मीन के अंदर एक अट्रैक्शन होती है, चांद भी इसी तरह से अट्रैक्शन रखती है वो, लेकिन वो अट्रैक्शन पूरी ज़मीन की चीज़ों को अपनी तरफ उठाते नहीं है, लेकिन जो समुद्री पानी है उसको अपनी तरफ थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। ये नहीं कि हम पानी को चांद की तरफ जाते हुए हम देखते हैं, जस्ट पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो जब पानी का लेवल ऊपर आ जाता है चांद, मून के अट्रैक्शन की वजह से, तो पानी भी उसका लेवल ऊपर आएगा और जैसे ही उसका पानी का लेवल ऊपर आएगा तो पानी यहाँ से फ्लो करेगा तो उसके लिए फिर से हमने क्या बनाया हुआ है, टरबाइन बनाया हुआ है। पानी का लेवल जब बढ़ जाएगा तो फिर वो फ्लो करना शुरू करेगा और टरबाइन पे हिट करेंगे, टरबाइन से वो घूम जाएगा और वही होगा जो आपको अभी मैंने बताया था। पंखा घुमाने से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो काइनेटिक एनर्जी से फिर करंट बनेगा। यहाँ पर फिर आपको जो है चांद का इंतज़ार करना होगा, चांद की अट्रैक्शन होगी तो ये होगा, अदरवाइज़ ये केस भी नहीं होगा। विंड पावर, कुछ ऐसे इलाके होते हैं जिसमें बहुत तेज़ हवाएं चलती है। विंड है क्या चीज़? विंड, हवा, एयर। जब एयर हरकत में होगी तो उसको हम लोग विंड बोलते हैं। बाज़ ऐसे जगह होती हैं जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है और उन जगहों पर हम लोग इस तरह के पंखे जो है खड़े करते हैं ज़मीन के अंदर। ये जो पंखे हैं इस पे तेज़ हवाएं जब आएंगी, चलेंगी, तो इन पंखों को क्या करेगी, घुमाएंगी। पंखा जैसे घूमेगा तो उस पंखे को आपने कॉइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा, फिर से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, करंट मिल जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल तो हमें याद है, बस हमने सिर्फ पंखे को घुमाना है। तो कहीं पर पानी आके पंखे को घुमा रहा है तो कहीं पर हवा आके, अगर पानी की जगह हवा आए पंखे को घुमाए तो फिर इसका नाम है विंड पावर। इसी तरह हमारे पास एक और भी है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये वो एनर्जी है जिसे बाज़ ममालिक क्या करते हैं, वो एटम बम्स भी बना रहे होते हैं। ठीक
ठीक है, लड़ाई के लिए भी यूज़ करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को एक मुल्क में तबाही पैदा करने मचाने के लिए भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक किसी मुल्क के अंदर बिजली लाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंट्रोल तरीका होगा, वो अनकंट्रोल तरीका होगा। सो न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे पास दरअसल होता क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे पास हैवी मेटल यूज़ होते हैं जिसका नाम है यूरेनियम और प्लूटोनियम। सबसे ज़्यादा जो है यूरेनियम जो है दुनिया में, उसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। यूरेनियम बहुत ही कीमती मेटल है क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। दरअसल यूरेनियम के अंदर एटम्स होते हैं, ये एक यूरेनियम का एटम है और उसके अंदर न्यूक्लियस है। इस एटम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हम इस एटम के ऊपर एक न्यूट्रॉन फेंक देते हैं, वो न्यूट्रॉन आकर इसके न्यूक्लियस के तोड़ देता है, उसको 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में इसको तोड़ देता है। जैसे ही ये न्यूक्लियस टूट जाता है उससे हमें क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। ऐसे एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, और रिएक्शन का नाम है फिजन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये एक ख़ास मशीन के अंदर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके लिए बाकायदा एक बहुत बड़ा सा ज़मीन जो है वो लोग जगह बनाते हैं, बहुत बड़ा सा घर बना लेते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है, इसमें जो है आबादी से बाहर लोग इसको बनाते हैं ताकि अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई धमाका हो जाए तो लोग सेफ़ रहेंगे। इसके जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को आप न्यूक्लियर स्टेशन भी कह सकते हैं। बस उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ देंगे, उसके तोड़ने से हमें एनर्जी मिल जाएगी। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा हीट होगा, इस हीट की मदद से हम वाटर को गर्म करेंगे। जब वाटर गर्म हो जाएंगे तो वाटर स्टीम की शक्ल इख्तियार करेंगे। स्टीम बहुत ज़्यादा शौक है, और वो जो स्टीम है वो क्या करेगा, टरबाइन के पंखे को घुमाएगा। जैसे कभी आप देख रहे हैं बरसते हुए पानी से आप टरबाइन के पंखे को घुमा रहे हैं, तो कभी आप हवा के मदद से आप पंखे को घुमा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टीम की मदद से उसी पंखे को घुमाएंगे। उसके बाद क्या होगा वो आपको पता है, पंखा घुमा तो कॉइल घूमेगा, कॉइल घूमने से करंट प्रोड्यूस होगा। इसी तरह एक और भी है जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन्स अर्थ। बाज़ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ये अगर ज़मीन का लेवल है तो ज़मीन के नीचे जो है बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और यहाँ पर हीट का एक लावा पड़ा रहता है वो, और ये रिएक्शन खुद ब खुद होता है। यहाँ पर इंसान का कोई रोल नहीं है, ये कुदरती तौर पर ये चीज़ें अपने आपस रिएक्ट करते हैं। आपने कभी देखा होगा बाज़ ज़मीन से, पहाड़ों से लावे की शक्ल में चीज़ें बाहर आ जाती है, पिघलता हुआ मटीरियल जो बाहर आएगा जिसे आप लावा बोलते हैं, वोल्केनो। दरअसल वो क्या है, वो ज़मीन के अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन, उनसे हीट प्रोड्यूस हो जाती है। सो बहरहाल हम उसकी तरफ इशारा करेंगे। ये हर जगह पे नहीं होते, बाज़ जगहों पे होता है। सो लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ से एक पाइप डाल देते हैं और एक पाइप यहाँ से, आपके पास जो है पानी मौजूद है तो आप पानी जो है वहाँ पर इधर नीचे ले आए पानी। वाटर जब यहाँ आ जाएगी तो वाटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा, स्टीम की शक्ल इख्तियार करेगा, गैस की शक्ल इख्तियार करेगा। ये जो स्टीम है ये शौक है, अपनी जगह पे रुकेगा नहीं, ये मूव करेगा अपवर्ड। जितना ज़्यादा गर्म होगा वाटर उतना ही ज़्यादा ये ऊपर की तरफ ये मूव करेगा। तो जब ये स्टीम ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर हमने उसके लिए एक टरबाइन रखा हुआ है, टरबाइन को फिर से घुमाया जाएगा, स्टीम जो है उसको घुमा देंगे। तो जैसे ही टरबाइन घूम जाएगा एक बार फिर आपको करंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं हम नीचे से हॉट वाटर को ऊपर की तरफ ला रहे हैं। सो ऐसे एनर्जी का नाम है जियोथर्मल एनर्जी। ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, बाज़ जगहों पे अवेलेबल है। सॉलिड वेस्ट में हम क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट जो कचरा होते हैं वो जानदारों के फुजले की शक्ल में हो, गोबर की शक्ल में हो, या गले सड़े हुए खुराक की शक्ल में हो, जितनी भी चीज़ें हों, इसको अब सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। घरों से बाहर आते हैं, लोग उसको फेंक देते हैं।
इसको भी आप ज़ाया होने से बचा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो ये तरीका है कि हम एक कड़ा बनाएंगे और उस कड़े के अंदर ये जो सॉलिड वेस्ट है, मैन्योर, दरअसल गाय बकरी वगैरह के गोबर को बोलते हैं मैन्योर, ये मैन्योर हम इधर डाल देते हैं और इसको ऊपर से जो है कोई ढक्कन रख लेते हैं। कुछ दिनों के अंदर इसमें बैक्टीरियाज है वो रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। उन बैक्टीरिया से एक गैस इधर अंदर गैस प्रोड्यूस होगा जिसका नाम है मीथेन गैस। ये गैस खड़े के अंदर बन जाता है। अगर आपने एक पाइप दे दिया तो वो गैस उस पाइप की शक्ल में इस खड़े से बाहर आएगा। तो ऐसा एनर्जी जो है उसका नाम हो जाएगा सॉलिड वेस्ट। और बाज़ पाकिस्तान में भी ऐसे बाज़ जगह होती हैं पंजाब साइड पर जहाँ पर लोग जो है मैन्योर से, गोबर वगैरह से इस तरह गैस प्रोड्यूस करते हैं। उसका कोई बिल नहीं है, जिन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है बस वो मुफ्त में ये गैस यूज़ कर रहे हैं। ओशियन थर्मल ग्रेडियंट, समंदरों में ऊपर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नीचे 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों के दरमियान फ़र्क आ रहा है। इस फ़र्क को बोलते हैं ओशियन थर्मल ग्रेडियंट। आपको पता है कि जब टेम्परेचर के बीच, टेम्परेचर 2 पॉइंट में टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाए तो उससे क्या होगा, उससे हीट फ्लो करेगा, हीट फ्लो करेगा। इस हीट के फ्लो से हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेंगे तो उसी से हम करंट भी बना सकते हैं। तो एक हल्का सा करंट यहाँ आप बना सकते हैं, बशर्ते ये कि ज़मीन का, समुद्री पानी की ऊपर का टेम्परेचर और डीप टेम्परेचर डिफरेंस हों। अगर ये टेम्परेचर एक जैसा रहा तो फिर डिफरेंस नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे और करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह आखिरी टॉपिक पर आ जाते हैं, मेंस इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इंसान जब से इस दुनिया में आया हुआ है उसने तबाही के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। आया तो है, उसने काफ़ी जगहों को खूबसूरत भी बनाया हुआ है, लेकिन तबाही बचाने में भी उसने बहुत सारा रोल अदा किया हुआ है। सबसे बड़ा मसला इंसानों का ये है कि आबादी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है। वक्त के साथ साथ इन आबादी के बढ़ने की वजह से इंसान अपने माहौल को जगह जगह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डैमेज कर रहा है, क्योंकि उसको सर्वाइव, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, खुराक की ज़रूरियात को पूरी रखने के लिए वो क्या करते हैं, माहौल को डैमेज करता रहा है। तो उससे हमें कुछ नुकसान मिले। जैसे कि पहला जो लफ्ज़ है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब ये है इंसानों की आबादी का बहुत ज़्यादा होना, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। डेमोग्राफी क्या चीज़ है? जब आप स्टडी करोगे इंसानों की पॉपुलेशन को और उसकी बढ़ती हुई आबादी से जो नुकसानात हो रहे हैं, बढ़ती हुई आबादी से माहौल को जो नुकसान पहुंच रहा है, अगर आप उसको स्टडी करोगे तो फिर इसका नाम होगा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में आप बढ़ती हुई आबादी का जो असर है माहौल की ख़राबी पर वो आप स्टडी करते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट होंगे इसके। पॉपुलेशन प्रेशर, जब आबादी बढ़ेगी तो उसे लोगों की तादाद में इजाफा होगा। जब तादाद में इजाफा होगा तो खुराक के ऊपर, जॉब्स के ऊपर कंपटीशन पैदा हो जाएगी। लोग ज़्यादा होंगे, खुराक कम होगा, लोग ज़्यादा होंगे, जॉब्स कम होंगे। बीच में लोगों के बीच एक मुकाबला पैदा हो जाएगा, एक स्ट्रेस आ जाएगा जिसका नाम है पॉपुलेशन प्रेशर। अगर आबादी कम रहेगी तो प्रेशर कम रहेगा, खुराक का लेवल बढ़ेगा नहीं, मेंटेन रहेगा, डिमांड बढ़ेगा नहीं। और नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन ये भी ह्यूमन का इम्पैक्ट है। इंसान क्या कर रहा है, इंसान मुसलसल जंगलात को काट रहे हैं कि भाई कहीं भी जंगलात है, जंगलात काट देते हैं, वहाँ पर बिल्डिंग बना लेते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई का बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं फॉरेस्ट का जो किरदार है जंगलात का, एक तो जंगलात आपको जंगली जानदार देते हैं। जंगली जानदार होंगे तो आपका जो नेचुरल बैलेंस है, जो पिछले लेक्चर मैंने बताया था, नेचुरल बैलेंस आपका डिस्टर्ब नहीं होगा।
इसके अलावा जंगलात आपको फूड दवाई प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स आपको प्रोवाइड करते हैं, ड्रग्स वो आप बनाते हैं। और जंगलात आपको टिम्बर प्रोवाइड करते हैं लकड़ी की शक्ल में। इसके अलावा जंगलात की एक ख़ासियत ये भी है कि जंगलात जो बड़े बड़े तूफ़ानी सैलाब आ जाते हैं बाज़ इलाकों पर, वो जंगलात के ना होने की वजह से हैं। जब हम जंगलात को काट देंगे तो सैलाबों से होने वाली तबाही का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कि इसकी वजह क्या है? कहते हैं कि जो जंगलात होते हैं, जंगलात जहाँ पर होंगे, इधर जब पानी आएगी तो पानी जंगलात की वजह से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से आगे जाएगी नहीं, ये यहीं की यहीं रह जाएगी। और ये जो पानी है ये फैलने के बजाय ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। जब ये ज़मीन के अंदर चले जाएंगे तो इससे ख़तरा नहीं होगा, ये सैलाब की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। और अगर आपने ये जंगलात काट दिए, ये जंगलात आपने काट दिए, फिर क्या होगा? जंगलात नहीं होंगे तो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को तो हवा भी लेके जाएगा, इस मिट्टी को पानी भी लेके जाएगा, तो यहाँ तो कुछ नहीं रहेगा। तो जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सॉइल एरोजन। ज़मीन की सतह से पानी का मिट्टी का चले जाने को क्या बोलते हैं? सॉइल एरोजन। ये जंगलात का नुकसान है अगर जंगलात नहीं रहे तो। दूसरी बात यह है कि अगर ये जंगलात नहीं रहे तो पानी जो है वो सिंक नहीं करेगा, अंदर नहीं जाएंगे। जब पानी अंदर नहीं जाएंगे, पानी ने तो फैलना है, पानी तो जा रहा है, तो ये सैलाब की शक्ल इख्तियार करके आसपास के इलाकों को क्या करेंगे? डैमेज करेंगे। ये जंगलात का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर आपने जंगलात काट दिए। जो बड़े बड़े सैलाब जैसे सिंध में, यहाँ वहाँ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ, इंडिया में, बांग्लादेश में जो हम लोग बड़े बड़े सैलाब देख रहे हैं, तबाहकुन सैलाब हम देख रहे हैं, उसकी वजह जंगलात की कटाई है। काश उस ज़माने के लोगों को पता होता तो वो लोग जंगलात कभी नहीं काटते। लेकिन आज भी मुसलसल इस गलती के बावजूद हम जंगलात काट रहे हैं और उसकी वजह से हमें इतने सारे सैलाब का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह कि जंगलात को कहते हैं इन्वायरमेंटल बफर। इन्वायरमेंटल बफर यानी ये क्या करते हैं? जंगलात की मदद से, कहते हैं जंगलात अगर जहाँ पर रहेंगे वो बारिशें लाती हैं। बारिशें भी एक नियामत है, तो बारिशों का लाना ये जंगलात की वजह से। जंगलात नहीं रहेंगे तो बारिशें नहीं आएंगी, एक ये भी है। और सबसे बड़ा फ़ायदा, जंगलात रहेंगे वाइल्ड लाइफ रहेगा, जंगलात रहेंगे खूबसूरती रहेगी, जंगलात रहेंगे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम रहेगा, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? कि पहले एक इलाके से जंगलात किसी ने काट दिया, बस उसी इलाके पर आपने क्या किया? आपने फिर से वहाँ पर फिर से दरख्तें आपने उगा ली, फिर से आपने एक जंगल उधर बना लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या है? पहले से एक इलाका है, वहाँ पर कोई जंगल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ज़माने से कोई जंगल नहीं है, आप वहाँ पर नए जंगल आप बना लेते हैं, नया जंगल आप ले आते हैं, नए दरख्त आप उगा लेते हैं, तो फिर उसका नाम क्या होगा? एफॉरेस्टेशन। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। रिफॉरेस्टेशन, पहले एक जंगल था, किसी ने इसको काट दिया, फिर आपने जाकर वहाँ पर जंगलात बना लिया, ऐसे जगह इसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। और एक ऐसा इलाका जहाँ पहले कोई जंगलात नहीं था, जंगल नहीं था, फिर आपने जो है वहाँ पर एक नया जंगल बना लिया, दिस इज कॉल्ड एज एफॉरेस्टेशन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।